नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। पिछले 3 कड़ियों में हमने भारतीय इतिहास को जानने में सहायता करने वाले महत्वपूर्ण इकाइयों पर चर्चा की थी। आज की चौथी कड़ी में हम बात करेंगे आर्कियोलॉजी और विदेशी वृत्तांत पर कि कैसे ये सब हमारी सहायता करते हैं भारतीय इतिहास को समझने और जानने में। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट्स और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो बिना देरी करें आज की इस कड़ी का शुभारंभ करते हैं। Echoes through the ages, The soul of ancient India, पार्ट 4। वीडियो देखते समय स्क्रीन पर एक बार टैप करें। आपको ऊपर या कोने में एक गियर आइकन या 3 डॉट्स दिखाई देंगे, उस पर टैप करें। सेटिंग्स मेनू में प्लेबैक स्पीड या वीडियो चलाने की स्पीड का विकल्प ढूंढें और उस पर टैप करें। अब आपको विभिन्न स्पीड विकल्प दिखाई देंगे, अपनी पसंद की स्पीड चुनें। पहले बात करते हैं पुरातत्व पर। पुरातत्व क्या है? सरल शब्दों में पुरातत्व अतीत को समझने का एक पूरा विज्ञान है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो भौतिक संस्कृति, मटेरियल कल्चर का अध्ययन करता है। यानी कोई भी ऐसी चीज जो पुराने समय के लोगों ने अपने पीछे छोड़ी हो, चाहे वो कोई टूटा हुआ बर्तन हो, एक पुराना सिक्का हो या किसी प्राचीन इमारत का खंडहर हो। पुरातत्व इतिहास से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। ये हमें अतीत में क्या हुआ इसकी पहेली को सुलझाने में मदद करता है। इतिहास हमें लिखित रिकॉर्ड से जानकारी देता है, वहीं पुरातत्व हमें उन अवधियों के बारे में बताता है जिनके कोई लिखित रिकॉर्ड मौजूद नहीं। अब सवाल आता है कि पुरातत्वविद कौन होता है? एक पुरातत्वविद वो विशेषज्ञ होता है जो पुरातत्व का अध्ययन करता है। ये एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो स्थलों की खुदाई करके और लोगों द्वारा छोड़े गए भौतिक अवशेषों का विश्लेषण करके मानव इतिहास और प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरी का अध्ययन करता है। हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर पुरातत्वविद किन चीजों का अध्ययन करते हैं ताकि वे हमें पुरानी सभ्यताओं के बारे में बता सकें। पुरातत्वविद अतीत की सभ्यताओं के बारे में जानने के लिए सचमुच कई तरह की चीजों की गहराई से पड़ताल करते हैं। ये बस मिट्टी खोदना नहीं है, बल्कि हर उस चीज का अध्ययन करना है जो इंसानों ने अपने पीछे छोड़ी। सबसे पहले आता है कला और शिल्प, आर्ट एंड क्राफ्ट। प्राचीन मूर्तियां और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष ये सिर्फ मिट्टी या पत्थर के टुकड़े नहीं होते, बल्कि ये हमें उस समय के लोगों की कलात्मक समझ, उनके दैनिक जीवन की जरूरतों और उनकी रचनात्मकता के बारे में बताते हैं। मिट्टी के बर्तनों से उनकी तकनीक और संस्कृति का पता चलता है। इसके बाद ह्यूमन एंड एनिमल ट्रेसेस। पुरातत्वविद हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़ों की जांच करते हैं ताकि वे प्राचीन जीवन के बारे में जान सकें। मानव हड्डियों से हमें उनके स्वास्थ्य, आहार, आयु और यहां तक कि मृत्यु के कारणों के बारे में भी पता चलता है। पशुओं की हड्डियां बताती हैं कि वे क्या खाते थे या कौन से जानवर उनके साथ रहते थे। पुरातत्वविद संरचनाओं, स्ट्रक्चर्स की भी खुदाई करते हैं। इसमें उन्हें पुराने घरों के अवशेष और मंदिरों के खंडहर मिलते हैं। ये संरचनाएं हमें उस समय की वास्तुकला, उनकी बस्तियों के पैटर्न, सामाजिक संगठन और धार्मिक प्रथा के बारे में जानकारी देती हैं। एक पुरानी दीवार भी हमें बहुत कुछ बता सकती है। ऐतिहासिक निशान। ऐतिहासिक निशान जैसे सिक्के, मोहरें और शिलालेख भी बहुत महत्वपूर्ण सुराग देते हैं। सिक्के हमें उस समय की अर्थव्यवस्था, व्यापारिक मार्गों और शासकों के बारे में बताते हैं। मोहरें और शिलालेख, जो अक्सर पत्थरों या धातु पर खुदे होते हैं, संचार के तरीके और राजनीतिक संदेशों को उजागर करते हैं। और आखिर में प्राचीन वनस्पति जीवन, एंशिएंट प्लांट लाइफ। जले हुए अनाज के दाने, प्राचीन पराग कण, पॉलन और बीजाणु, स्पोर्स जैसे छोटे छोटे अवशेष भी हमें एक पूरी कहानी सुनाते हैं। ये हमें उस समय के लोगों के आहार, खेती के तरीकों और प्राचीन वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। एक छोटा सा पराग कण भी उस समय की जलवायु के बारे में बता। हम एक और महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे। आखिर पुरातत्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह हमारे लिए क्यों जरूरी है कि हम सदियों पुरानी चीजों को खोदें और उनका अध्ययन करें? पुरातत्व प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री को समझने के लिए बिल्कुल कुंजी है।
ऐतिहासिक काल वो समय है जब लिखित अभिलेख मौजूद नहीं थे। सोचिए, अगर पुरातत्व ना होता तो हमें उस समय के बारे में शायद ही कुछ पता चल पाता जब इंसान ने लिखना शुरू भी नहीं किया था। भारत में यहां तक कि प्रोटो ऐतिहासिक काल में जब कुछ हद तक लेखन मौजूद था, लेकिन उसे पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, जैसे सिंधु घाटी की लिपि में के इतिहास को भी मुख्य रूप से पुरातात्विक खोजों के माध्यम से ही जोड़ा गया है। अगर हमें खुदाई में मिले अवशेष न मिलते तो हम शायद अपनी सबसे पुरानी सभ्यताओं के बारे में भी न जान पाते। लेकिन ये मत सोचिए कि पुरातत्व सिर्फ प्राचीन काल के लिए ही है। ये लिखित ऐतिहासिक अभिलेखों वाले काल के लिए भी बहुत मूल्यवान है। ये हमें लिखित स्रोतों की पुष्टि करने, उनमें जोड़ी गई चीजों को समझने और उन विवरणों को जानने में मदद करता है जो लिखित रिकॉर्ड में नहीं मिलते। उदाहरण के लिए, हमने इंडो ग्रीक राजाओं के पूरे इतिहास को लगभग पूरी तरह से उनके द्वारा छोड़े गए सिक्कों के माध्यम से जोड़ा है। इन सिक्कों पर बने चित्र, उनकी भाषा और उनके नाम हमें बताते हैं कि कौन से राजा थे, उन्होंने कब शासन किया और उनके राज्य कैसे थे। यही है पुरातत्व का कमाल। हमने ये तो जान लिया कि पुरातत्व क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पुरातत्वविद आखिर अतीत की इन अद्भुत कहानियों को कैसे खोजते हैं? वे किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें सदियों जानकारी मिल सके? पुरातत्वविद अतीत का पता लगाने के लिए कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें उत्खनन एक्सकेवेशन यानी सावधानीपूर्वक खुदाई और अन्वेषण एक्सप्लोरेशन शामिल हैं। इन्हीं तरीकों से वे प्राचीन जीवन के बारे में अविश्वसनीय सुराग ढूंढ निकालते हैं। ये तरीके हमें ढेरों जानकारी देते हैं, जिनके कुछ मुख्य बिंदु ये हैं। व्यापार नेटवर्क और अर्थव्यवस्थाएं, ट्रेड नेटवर्क्स एंड इकोनॉमीज। हमें प्राचीन व्यापार नेटवर्क और उस समय की अर्थव्यवस्थाएं कैसे काम करती थीं, इसके बारे में पता चलता है। खुदाई में मिलने वाले व्यापारिक सामान, सिक्के और उनके वितरण से यह स्पष्ट होता है कि अलग-अलग क्षेत्रों के बीच कैसे संबंध थे और वे किस चीज का व्यापार करते थे। प्राचीन राज्यों और समाजों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंशिएंट स्टेट्स एंड सोसाइटीज। पुरातत्व हमें प्राचीन राज्यों और समाजों की संरचना को समझने में मदद करता है। शहरों की बनावट, घरों का आकार, सार्वजनिक स्थलों की उपस्थिति और कब्रों में मिली चीजें हम बताती हैं कि समाज में कौन से वर्ग थे, राजा कैसे शासन करते थे और लोगों का जीवन कैसा संगठित था। धर्म और मान्यताएं। खुदाई में मिले अवशेषों से हमें उस समय के धर्म और मान्यताओं के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। मंदिरों के खंडहर, धार्मिक मूर्तियां, पवित्र वस्तुओं और अंतिम संस्कार की प्रथाओं से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग किस पर विश्वास करते थे और कैसे पूजा पाठ करते थे, यहां तक कि रोजमर्रा की चीजें। और हां, पुरातत्वविद हमें रोजमर्रा की चीजों के बारे में भी अविश्वसनीय जानकारी देते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे। यह हमें प्राचीन बर्तनों में मिले भोजन के अवशेषों या जानवरों की हड्डियों से पता चलता है। वे कैसे रहते थे या उनके घरों की बनावट और उनमें मिली चीजों से स्पष्ट होता है। और वे क्या पहनते थे या कपड़ों के टुकड़ों, गहनों या कलाकृतियों में दिखाए गए परिधानों से जाना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, पुरातत्व ने हमें आखिर सिखाया क्या है? खुदाई और अध्ययन से हमें कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है? उत्खनन ने हमें कई अलग-अलग संस्कृतियों के बारे में बड़ी मात्रा में डेटा प्रदान किया है। पुरातत्व के बिना हम इन प्राचीन सभ्यताओं के बारे में शायद ही कुछ जान पाते। लाइक पुरापाषाण युग, पैलियोलिथिक मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग, महापाषाणिक संस्कृतियां। हम बात करेंगे भारत की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमें इस अद्भुत सभ्यता के बारे में जितनी भी जानकारी है,
वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्रोत से आती है, हड़प्पा लिपि, जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है, को अभी तक समझा नहीं जा सका है। ये आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो इसका मतलब है कि इस अद्भुत काल के बारे में हमारा सारा ज्ञान पूरी तरह से पुरातत्व से ही आता है। पुरातत्वविदों ने ही खुदाई करके इस महान सभ्यता को हमारे सामने लाया है। पुरातत्व ने हमें हड़प्पा वासियों के बारे में बहुत कुछ बताया है, जिसमें शामिल है हमें उनकी उत्पत्ति और फैलाव के बारे में पता चला है। पुरातत्वविदों ने ये खोजा कि ये सभ्यता कहाँ से शुरू हुई और कितनी दूर तक फैली हुई थी, जिसमें वर्तमान भारत और पाकिस्तान के कई बड़े क्षेत्र शामिल थे। उनकी बस्तियों के पैटर्न हमें पता चला कि उनके शहर कितनी अद्भुत योजना के साथ बनाए गए थे, जिनमें ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें, सुनियोजित घर और कुशल जल निकासी प्रणालियां थीं। उनका अविश्वसनीय नगर नियोजन, ये शहर अपनी उन्नत जल निकासी प्रणाली, सार्वजनिक स्नान घरों और विशाल अन्न भंडारों के लिए जाने जाते हैं। ये सब हमें पुरातत्व से ही पता चला है। उनके व्यापार मार्ग, खुदाई में मिली मोहरें और कलाकृतियां बताती हैं कि हड़प्पा वासियों के मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं, हालांकि हमें किसी राजा का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन शहरों के नियोजन और सार्वजनिक संरचनाओं से लगता है कि एक मजबूत और संगठित राजनीतिक व्यवस्था जरूर रही होगी। उनकी अर्थव्यवस्था, हमें पता चलता है कि वे एक समृद्ध कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें उन्नत शिल्प और व्यापार भी शामिल था। उनकी कृषि, शिकार, फसलें और औजार, खुदाई से मिले अनाज के दाने, जानवरों की हड्डियां और विभिन्न प्रकार के औजार बताते हैं कि वे क्या उगाते थे, किन जानवरों का शिकार करते थे और कैसे जीवन यापन करते थे। हम एक बहुत ही छोटी लेकिन अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करेंगे, सिक्के। ये छोटे से धातु के टुकड़े हमें अतीत के बारे में कितनी सारी जानकारी दे सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सिक्के अतीत की जानकारी का एक खजाना है। यह हमें उस समय के राजाओं, अर्थव्यवस्थाओं, धर्मों और यहां तक कि कला के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। हमें ये सिक्के मुख्य रूप से दो तरीकों से मिलते हैं। पहला तरीका है पुरातात्विक खुदाई के दौरान। जब पुरातत्वविद पुराने स्थलों की खुदाई करते हैं, तो अक्सर उन्हें घरों के अवशेषों, बाजारों या मंदिरों के पास से सिक्के मिलते हैं। ये सिक्के हमें उस विशेष स्थान पर हुए आर्थिक गतिविधियों और उस समय की तिथि के बारे में महत्वपूर्ण सुराग देते हैं। दूसरा तरीका है निधियों, होर्ड्स के रूप में। निधियां सिक्कों का वो संग्रह होती हैं जो अक्सर एक साथ दबाए या छिपाए गए होते हैं। लोग युद्ध या किसी आपात स्थिति में अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें जमीन में गाड़ देते थे। जब ये निधियां मिलती हैं, तो वे हमें उस विशेष समय की अर्थव्यवस्था की स्थिति, मुद्रा प्रचलन और राजनीतिक अस्थिरता के बारे में जानकारी देती हैं। इन अद्भुत कलाकृतियों यानी सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। मुद्रा शास्त्र के विशेषज्ञ सिक्कों पर मौजूद लिपि, चित्र, धातु की शुद्धता, वजन और उनके मिलने के स्थान का विश्लेषण करके इतिहास की कई अनसुनी कहानियों को उजागर करते हैं। आखिर एक सिक्के को सिक्का क्या बनाता है? ये धातु के टुकड़े कैसे उस समय की सत्ता और अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं? चलिए जानते हैं। सिक्के मूल रूप से धातु से बनी मुद्रा होते हैं, जिनका एक बहुत ही विशिष्ट डिजाइन होता है। ये सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक खास उद्देश्य और कुछ नियम होते हैं। निश्चित आकार, साइज और वजन। डेफिनेट शेप, साइज एंड वेट। सिक्कों का एक निश्चित आकार, साइज और वजन होता है। ये एक रूपता उन्हें आसानी से पहचानने योग्य बनाती है और उनके मूल्य को सुनिश्चित करती है। हर सिक्का एक तय मानक के अनुसार बनाया जाता था। जारी करने वाली सत्ता का मुहर,
स्टैम्प ऑफ द अथॉरिटी दैट इशूड देम। वे हमेशा उस सत्ता का मुहर या ठप्पा धारण करते हैं जिसने उन्हें जारी किया था, जैसे कि एक राजा या एक राज्य। ये मुहर सिक्के को विश्वसनीयता प्रदान करती है और बताती है कि ये किस शासक या सरकार द्वारा मान्य है। इस मुहर में अक्सर राजा का नाम, उपाधि, प्रतीक या कोई महत्वपूर्ण चिन्ह होता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों का अपना महत्व होता है। वह पहलू जिस पर मुख्य संदेश या छवि होती है उसे ओवर्स कहा जाता है। आमतौर पर इस तरफ शासक का चित्र, उसका नाम, उपाधि या कोई महत्वपूर्ण राजकीय प्रतीक या धार्मिक चिन्ह होता था। यह सिक्के की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी वाली तरफ होती है और दूसरी तरफ को रिवर्स कहते हैं। रिवर्स साइड पर अक्सर कोई देवी देवता का चित्र, कोई पशु, कोई तारीख या सिक्के को जारी करने वाले शहर या टकसाल का नाम हो सकता है। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारी देता है। द्वितीय नगरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन, प्रारंभिक भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण के रूप में जाना जाने वाला काल बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो समय है जब हमें पहली बार लिखित अभिलेख, रिटन रिकॉर्ड्स और सिक्कों के पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ कॉइनेज, दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। सोचिए, एक ऐसा दौर जब इतिहास और पुरातत्व दोनों साथ मिलकर हमें एक पूरी तस्वीर देते हैं। ये युग बड़े पैमाने पर बदलाव का समय था। इस दौरान छोटे-छोटे राज्यों का उदय होना शुरू हुआ, जिन्हें हम महाजनपदों के नाम से जानते हैं। ये राजनीतिक इकाइयां धीरे-धीरे आकार लेने लगी थीं। कस्बों और शहरों का तेजी से विकास हुआ। ग्रामीण जीवन शैली से हटकर लोग अब बड़े-बड़े नगरीय केंद्रों में बसने लगे थे, जहां व्यापार और शिल्प पनप रहे थे। कृषि और व्यापार में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ। कृषि तकनीकें बेहतर हुईं, जिससे उत्पादन बढ़ा और इस अतिरिक्त उत्पादन ने व्यापार को बढ़ावा दिया। दूर दराज के क्षेत्रों तक व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। इस द्वितीय नगरीकरण काल में शुरुआती भारतीय सिक्के विभिन्न धातुओं से बनाए जाते थे, जिनमें तांबा, कॉपर, चांदी, सिल्वर, सोना, गोल्ड और सीसा, लेड शामिल थे। ये सिक्के सिर्फ विनिमय का माध्यम नहीं थे, बल्कि वे उस समय की आर्थिक समृद्धि और धातु विज्ञान की उन्नत स्थिति को भी दर्शाते थे। हमने कुषाण काल, जो पहली 3 सदियों ईस्वी का समय था, से संबंधित जली हुई मिट्टी से बने सैकड़ों सिक्कों के सांचे पाए हैं। ये सांचे हमें स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि उस समय व्यापार में बहुत बड़ी वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी संख्या में सिक्कों के उत्पादन के लिए सांचे तभी बनाए जाते थे जब उनकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। इसका सीधा सा मतलब है कि प्राचीन अर्थव्यवस्थाएं तेजी से फल फूल रही थीं। लोग वस्तुओं और सेवाओं के लिए सिक्कों का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे थे। यह व्यापारिक समृद्धि न केवल स्थानीय स्तर पर थी, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों के साथ भी व्यापारिक संबंध मजबूत हो रहे थे। ये सांचे कुषाण साम्राज्य के दौरान हुए आर्थिक विकास और उनकी संगठित मुद्रा प्रणाली का एक ठोस प्रमाण है। हमें पता चलता है कि उस समय के शासक और व्यापारी एक मजबूत और गतिशील अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम थे। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आए, लेकिन आर्थिक गतिविधियां रुकी नहीं, बल्कि और तेजी से बढ़ीं। इस काल में हमें सिक्कों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। मौर्य साम्राज्य के बाद सिक्के विभिन्न प्रकार की धातुओं से बनाए जाने लगे। इसमें शामिल थे सीसा, लेड, पोटिन। ये तांबे, सीसा और टिन का एक मिश्र धातु होता था। तांबा, कॉपर, कांस्य, ब्रॉन्ज, चांदी, सिल्वर और सोना, गोल्ड भी। ये धातुओं की विविधता दर्शाती है कि उस समय धातु विज्ञान काफी उन्नत था और विभिन्न मूल्यों के सिक्के प्रचलन में थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि इन सिक्कों को भारी संख्या में जारी किया गया था। बड़ी मात्रा में सिक्कों का पाया जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इस अवधि के दौरान व्यापार में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। जब इतने सारे सिक्के प्रचलन में होते हैं, तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था बहुत सक्रिय थी। लोग वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर आदान प्रदान कर रहे थे, जिससे व्यापारिक गतिविधियां चरम पर थीं। प्राचीन अर्थव्यवस्थाएं सचमुच फल फूल रही थीं। हम बात करेंगे गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए इन खूबसूरत सोने के सिक्कों की, जिन्हें दीनार के नाम से जाना जाता था। गुप्त साम्राज्य ने बड़ी संख्या में सुंदर सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें दीनार के नाम से जाना जाता था। इन सिक्कों की चमक और भव्यता ही गुप्त काल की आर्थिक समृद्धि और कलात्मक उत्कृष्टता को दर्शाती है। ये सिक्के उच्च गुणवत्ता वाले डाई-स्ट्रक सिक्के थे। डाई-स्ट्रक का मतलब है कि इन्हें साँचों और ठप्पों का उपयोग करके बहुत ही सटीकता से बनाया गया था। इससे पता चलता है कि गुप्त काल में धातु विज्ञान और सिक्का बनाने की कला अपने चरम पर थी। इन सिक्कों के ओबर्स, सामने वाले हिस्से पर, अक्सर तत्कालीन शासक राजा को विभिन्न दिलचस्प मुद्राओं में दिखाया जाता था। ये केवल राजा का चित्र नहीं होता था, बल्कि उसके व्यक्तित्व, उसकी उपलब्धियों और उसके शौक को भी दर्शाता था। उदाहरण के लिए सम्राट समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर उन्हें वीणा जैसे तार वाले वाद्य यंत्र बजाते हुए भी दिखाया गया है। ये एक अद्भुत तथ्य है जो हमें बताता है कि ये राजा सिर्फ पराक्रमी योद्धा या कुशल प्रशासक ही नहीं थे, बल्कि कला और संगीत के भी प्रेमी थे। ये सिक्के हमें गुप्त शासकों के व्यक्तित्व और उनकी सांस्कृतिक रुचियों के बारे में एक अनूठी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। गुप्त साम्राज्य अपने शानदार सोने के सिक्कों के लिए जाना जाता था, लेकिन गुप्तोत्तर काल में हमें सोने के सिक्कों की संख्या और उनकी शुद्धता दोनों में एक उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिलती है। और दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है। सिक्कों में ये गिरावट इतिहासकार आर.एस. शर्मा द्वारा प्रस्तावित अत्यधिक चर्चित सामंतवाद के सिद्धांत के लिए एक महत्वपूर्ण सबूत बन गई। आर.एस. शर्मा का मानना था कि सिक्कों का अवमूल्यन, यानी सिक्कों में कम शुद्ध धातु का उपयोग करना और मुद्रा के रूप में कौड़ियों का बढ़ता उपयोग, इस अवधि के दौरान व्यापार और वाणिज्य में गिरावट की ओर इशारा करता है। उनका तर्क था कि जब व्यापार घटता है तो सिक्कों की जरूरत कम हो जाती है और लोग छोटी मोटी खरीद फरोख्त के लिए कौड़ियों का इस्तेमाल करने लगते हैं। हालांकि ये सिद्धांत अपने आलोचकों से घिरा हुआ है और आज भी इतिहासकारों के बीच एक गर्म बहस का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकार इस गिरावट के अन्य कारण बताते हैं, जैसे राजनीतिक अस्थिरता या अन्य व्यापारिक माध्यमों का उदय। हम एक और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत की बात करेंगे जो हमें सीधे अतीत से जोड़ता है, शिलालेख। क्या आप जानते हैं कि ये पत्थर या धातु पर खुदे हुए अक्षर और चित्र हमें हजारों साल पहले के रहस्यों को कैसे बताते हैं? शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम प्राचीन गुप्त संदेशों को पढ़ रहे हों। एपिग्राफी विशेषज्ञ इन खुदे हुए लेखों को समझते हैं और उनसे इतिहास की कहानियां निकालते हैं। शिलालेख हमें कई तरह की सतहों पर खुदे हुए मिलते हैं। मुहरें, सील्स, तांबे की प्लेटें, कॉपर प्लेट्स, मंदिर की दीवारें, टेम्पल वॉल्स, लकड़ी की तख्तियां, वुडन टैबलेट्स, पत्थर के स्तंभ, स्टोन पिलर्स, चट्टान की सतहें, रॉक सरफेसेस, ईंटें, ब्रिक्स और यहां तक कि मूर्तियों पर। जरा सोचिए, सदियों पुरानी लिखावट को पढ़कर हम अतीत की कितनी सारी अनसुनी कहानियों को जान पाते हैं। भारत में हमें जो सबसे पुराने शिलालेख मिले हैं वे हड़प्पा लिपि के हैं, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। लेकिन यहां एक कैच है, हमने अभी तक इन लिपियों को पढ़ना नहीं सीखा है। ये आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक बड़ा रहस्य बनी हुई हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में हमें जो सबसे पहले पढ़ी जा सकने वाली डिसाइफर्ड लिपियां मिली हैं, वे प्रसिद्ध अशोक के शिलालेख, अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं।
आप इन्हें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में चट्टानों की सतहों पर और पत्थर के स्तंभों पर खुदा हुआ पा सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इन शिलालेखों के कोड को किसने खोला? ये जेम्स प्रिंसेप थे, एक ब्रिटिश सिविल सेवक, जिन्होंने 1847 में इन लेखों का रहस्य सुलझाया। उनके इस काम ने हमें मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक के बारे में अभूतपूर्व जानकारी दी। ज्यादातर अशोक के शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में लिखे गए हैं। ये लिपियां उस समय की प्रशासनिक और धार्मिक व्यवस्थाओं को समझने में हमारी मदद करती हैं। चूंकि अशोक की लिपि काफी उन्नत है, इतिहासकार मानते हैं कि लेखन उससे भी पहले मौजूद रहा होगा। हमें श्रीलंका अनुराधापुरा में छोटे शिलालेख वाले मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिले हैं, जो मौर्य पूर्व काल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। ये संकेत देता है कि भारत में लेखन की परंपरा अशोक से भी पहले शुरू हो चुकी थी। हम एक और दिलचस्प पहलू पर गौर करेंगे: शिलालेखों में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं का विकास। कैसे समय के साथ इन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजों में भाषाएं बदलती गईं। प्राचीन भारत में शिलालेखों की भाषा में एक स्पष्ट विकास देखने को मिलता है। शुरुआत में शुरुआती शिलालेख प्राकृत और संस्कृत का मिश्रण होते थे, यानी दोनों भाषाओं का प्रयोग एक साथ किया जाता था, जो उस समय के भाषाई विविधता को दर्शाता है। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आया। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार शुद्ध संस्कृत शिलालेख दिखने शुरू हुए। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि संस्कृत धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित कर रही थी। और 5वीं शताब्दी ईस्वी तक संस्कृत ने शाही शिलालेखों की मुख्य भाषा के रूप में पूरी तरह से प्राकृत का स्थान ले लिया था। गुप्त काल तक आते आते संस्कृत राजभाषा और विद्वानों की भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी थी, और यह शिलालेखों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शिलालेख एक जैसे नहीं होते। वे कई आकर्षक रूपों में आते हैं, और हर रूप अपनी एक अनूठी कहानी कहता है। सबसे पहले हैं शाही आदेश, रॉयल ऑर्डर्स। जरा अशोक के शिलालेखों के बारे में सोचिए। ये राजा के आधिकारिक आदेश होते थे, जो सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक मामलों से संबंधित होते थे। ये अधिकारियों या आम जनता के लिए होते थे, ताकि वे राजा के विचारों और कानूनों को जान सकें। ये हमें सीधे तौर पर राजा की नीतियों और उस समय के शासन प्रशासन के बारे में बताते हैं। दूसरे हैं स्मारक शिलालेख, कमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शंस। कुछ शिलालेख महत्वपूर्ण घटनाओं का जश्न मनाते हैं या उनकी याद दिलाते हैं। उदाहरण के लिए लुम्बिनी स्तंभ शिलालेख सम्राट अशोक की बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा को चिन्हित करता है। यह हमें एक ऐतिहासिक घटना और उसके महत्व के बारे में बताता है। हमें स्मारक मेमोरियल्स के रूप में शिलालेख मिलते हैं, खासकर सती कहानियों या वीर कथाओं पर। ये उन व्यक्तियों की याद में बनाए जाते थे जो किसी कारण से या चिता पे मृत्यु को प्राप्त हुए। ये शिलालेख हमें उस समय की सामाजिक प्रथाओं, बलिदानों और सम्मान की भावना के बारे में बताते हैं। दूसरे हैं दान संबंधी शिलालेख। ऐसे सैकड़ों शिलालेख पाए गए हैं, खासकर दक्कन और दक्षिण भारत में प्रारंभिक मध्यकालीन काल से। ये शिलालेख मंदिरों या धार्मिक स्थलों के निर्माण को दर्ज करते हैं। ये हमें उस समय के धार्मिक उत्साह, समाज में दान की प्रथा और समृद्ध व्यक्तियों के परोपकारी कार्यों के बारे में बताते हैं। और अंत में शाही भूमि अनुदान। ये अक्सर तांबे की प्लेटों पर खुदे होते थे, और ये भी एक प्रकार के दान संबंधी अभिलेख ही है। ये राजाओं द्वारा ब्राह्मणों और अन्य लाभार्थियों को दी गई भूमि या अन्य उपहारों का विस्तृत विवरण देते हैं। इन अनुदानों से हमें उस समय की कृषि अर्थव्यवस्था,
भूमि स्वामित्व पैटर्न, प्रशासनिक संरचना और राजाओं व धार्मिक संस्थानों के बीच के संबंधों के बारे में अमूल्य जानकारी मिलती है। कुछ शिलालेखों की शुरुआत प्रशस्ति से होती है, जो अपने संरक्षकों पैट्रन्स की प्रशंसा करने का एक शानदार तरीका है। यह सिर्फ किसी राजा की उपलब्धि का लेखा जोखा नहीं होती, बल्कि उन्हें बहुत ही काव्यात्मक और अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा में महिमा मंडित किया जाता था। इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख, यह पहली शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी के कलिंग आधुनिक उड़ीसा के राजा खारवेल का शिलालेख है। इसमें खारवेल की सैन्य विजय, धार्मिक कार्यों और जनहितैषी गतिविधियों का विस्तृत और प्रशस्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। यह हमें उस समय के एक शक्तिशाली शासक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। एक और प्रसिद्ध उदाहरण है गुप्त राजा समुद्रगुप्त का इलाहाबाद प्रयागराज स्तंभ शिलालेख। यह शिलालेख उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा से भरा पड़ा है। इसमें समुद्रगुप्त की दिग्विजय यात्राओं, उनके विभिन्न राजाओं पर विजय और उनके विद्वत्तापूर्ण गुणों का विस्तृत वर्णन है। यह हमें गुप्त साम्राज्य के विस्तार और समुद्रगुप्त के भारत का नेपोलियन बनने की कहानी बताता है। सार्वजनिक कार्यों के रिकॉर्ड, पब्लिक वर्क्स रिकॉर्ड्स। शिलालेख महत्वपूर्ण सार्वजनिक ढांचों के निर्माण को भी दर्ज करते हैं। ये ऐसे निर्माण कार्य थे जो आम जनता के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए जाते थे। सोचिए, उस समय के राजाओं ने अपनी प्रजा के लिए क्या-क्या बनवाया होगा। इसमें शामिल थे बांध, डैम्स, कृषि के लिए पानी का प्रबंधन करने और बाढ़ को रोकने के लिए, जलाशय, रिजर्वॉयर्स, पानी को इकट्ठा करने के लिए खासकर सूखे के समय में, कुएं, वेल्स, पीने के पानी के लिए, नहरें, डाइक्स, सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए, और यहां तक कि धर्मार्थ भोजनालय, चैरिटेबल फीडिंग हाउसेस भी, जहां जरूरतमंदों को भोजन मिलता था। इसका एक बेहतरीन और अविश्वसनीय उदाहरण है शका शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ गिरनार शिलालेख। यह शिलालेख चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सुदर्शन झील के निर्माण को दर्ज करता है। यह भी बताता है कि अशोक के शासनकाल के दौरान इसमें सुधार किया गया और दूसरी शताब्दी ईस्वी में इसकी मरम्मत रुद्रदामन के अधीन की गई। ये एक ही शिलालेख हमें तीन अलग-अलग शक्तिशाली शासकों चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन के योगदान के बारे में बताता है और दर्शाता है कि कैसे ये सार्वजनिक परियोजनाएं पीढ़ियों तक महत्वपूर्ण थीं। ये हमें प्राचीन भारत में जल प्रबंधन और जन कल्याण के प्रति शासकों की प्रतिबद्धता की गहरी समझ देता है। इन मुख्य श्रेणियों से परे हमें विभिन्न प्रकार के कुछ और विविध मिसलेनियस शिलालेख भी मिलते हैं, जो अपने आप में काफी दिलचस्प है। लेबल, भित्ति चित्र, ग्राफिटी, धार्मिक सूत्र, मुहरों पर लेखन, राइटिंग ऑन सील्स। शिलालेख वास्तव में अद्भुत ऐतिहासिक स्रोत हैं जो हमें कई और बातों के बारे में जानकारी देते हैं। मूर्तियों की तिथि निर्धारण, डेटिंग स्कल्पचर्स, वे अक्सर हमें मूर्तियों या कलाकृतियों की सटीक तिथि निर्धारित करने में मदद करते हैं जिन पर वे खुदे होते हैं। कल्पना कीजिए, एक सुंदर प्राचीन मूर्ति मिली है और उसके आधार पर खुदा एक छोटा सा लेख हमें बता देता है कि उसे कब बनाया गया था। ये हमें प्राचीन कला के विकास की एक सटीक समय रेखा देता है। लुप्त हुए धर्मों की जानकारी, लॉस्ट रिलीजन्स। शिलालेख हमें लुप्त हो चुके धार्मिक संप्रदायों के बारे में जानकारी प्रकट कर सकते हैं, जैसे आजीविकों जैसे संप्रदाय जिनकी मान्यताएं समय के साथ कहीं गुम हो गई होती अगर उनके बारे में शिलालेखों से जानकारी न मिलती। ये हमें उन धार्मिक विचारों और प्रथाओं के बारे में बताते हैं जो अब अस्तित्व में नहीं हैं। ऐतिहासिक भूगोल शिलालेख प्राचीन स्थानों, शहरों और सीमाओं के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करते हैं। वे हमें ऐतिहासिक नक्शों को फिर से बनाने में मदद करते हैं। जब किसी शिलालेख में किसी गांव या शहर का नाम या किसी राजा की सीमा का उल्लेख होता है,
तो ये हमें उस समय के भौगोलिक और राजनीतिक परिदृश्य को समझने में बहुत मदद करता है। कला और संस्कृति। वे कला और संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। इसमें आइकॉनोग्राफी का इतिहास यानी प्रतीकों और छवियों का अध्ययन शामिल है। साथ ही स्वयं वास्तुकला भी। शिलालेखों से हमें पता चलता है कि कौन सी मूर्तियां कब बनी, उन पर कौन से प्रतीक थे और वास्तुकला शैलियां कैसे विकसित हुईं। ये हमें उस समय के सौंदर्य शास्त्र और धार्मिक कला के बारे में गहरी जानकारी देते हैं। साहित्य और भाषाएं। वे प्राचीन साहित्य और भाषाओं के इतिहास को तैयार करने के लिए अमूल्य हैं। वे दिखाते हैं कि शताब्दियों में भाषाएं कैसे विकसित हुईं। हमें शिलालेखों से ही पता चला है कि कैसे प्राकृत से संस्कृत का प्रभुत्व बढ़ा और फिर कैसे क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। ये हमें उस समय के साहित्य के स्वरूप और भाषाई परिदृश्य के बारे में बताते हैं। प्रदर्शन कलाएं। विश्वास करें या ना करें, कुछ शिलालेख हमें प्रदर्शन कलाओं जैसे संगीत और नृत्य के बारे में भी संकेत देते हैं। भले ही ये प्रत्यक्ष रूप से रिकॉर्ड ना हो, लेकिन कुछ मूर्तियों या चित्रों पर खुदे हुए लेख या कुछ विशेष अवसरों का उल्लेख हमें बताता है कि उस समय संगीत और नृत्य कितना महत्वपूर्ण था। ये हमें प्राचीन कला रूपों की एक झलक देते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, शिलालेख इतने भरोसेमंद क्यों हैं? आखिर क्यों इतिहासकार इन पर इतना विश्वास करते हैं और ये साहित्यिक ग्रंथों से कैसे अलग हैं? शिलालेखों का सबसे बड़ा फायदा उनकी विश्वसनीयता है। इतिहासकार इन्हें एक बहुत ही प्रामाणिक स्रोत मानते हैं। ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। कई साहित्यिक ग्रंथों के विपरीत, जिनमें कभी-कभी पूर्वाग्रह, बायस्ड या पौराणिक मिथोलॉजिकल कहानियां हो सकती हैं, शिलालेखों में ऐसा कम होता है। साहित्यिक ग्रंथ किसी लेखक के व्यक्तिगत विचार या किसी खास समुदाय की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकते हैं, लेकिन शिलालेखों के साथ ये बात कम होती है। शिलालेख हमेशा धार्मिक प्रकृति के नहीं होते। वे अक्सर आधिकारिक कार्यों, दान या सीधे बयानों को दर्ज करते हैं, जो उन्हें ऐतिहासिक जानकारी के लिए अधिक प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और भरोसेमंद स्रोत बनाते हैं। जरा सोचिए, एक शिलालेख को पत्थर पर खोदने या तांबे की प्लेट पर उकेरने में कितनी मेहनत लगती होगी। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आसानी से बदला जा सके। इसलिए इन पर लिखी गई जानकारी अक्सर बहुत सटीक और आधिकारिक होती थी। राजा या अधिकारी किसी गलत बात को इतने स्थायी माध्यम पर नहीं खुदवाते थे। वे समाज के सामने एक स्थायी रिकॉर्ड प्रस्तुत करना चाहते थे। हम एक और अविश्वसनीय स्रोत की बात करेंगे, जो हमें अतीत की खिड़की खोलकर दिखाता है। यात्रियों के वृत्तांत, ट्रैवलर अकाउंट्स। क्या आप जानते हैं कि सदियों पहले दूर देशों से आए इन यात्रियों ने अपने पीछे जो कुछ लिखा वो इतिहासकारों के लिए सोने की खान क्यों है? भारत ने हमेशा दूर दूर से लोगों को आकर्षित किया है। कई यात्री विभिन्न कारणों से भारत आए। तीर्थयात्रियों के रूप में, आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में, व्यापारियों के रूप में, सामान और बाजारों की तलाश में, बसने वालों के रूप में, एक नए जीवन की उम्मीद में, सेनाओं में सैनिकों के रूप में, और अपने शासकों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजदूतों के रूप में। सौभाग्य से हमारे लिए इनमें से कई आगंतुकों ने उन स्थानों के विस्तृत वृत्तांत अकाउंट्स छोड़े जिन्हें उन्होंने देखा और उन चीजों का अनुभव किया। ये वृत्तांत हमें उस समय के समाज, संस्कृति, राजनीति और भूगोल के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी देते हैं। यदि हम इन वृत्तांतों का सावधानीपूर्वक और आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन करते हैं, तो वे भारी मात्रा में मूल्यवान ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये हमें उस समय के लोगों की सोच, उनकी जीवन शैली, उनकी समस्याओं और उनकी उपलब्धियों को समझने में मदद करते हैं। ये एक प्रकार से उस समय की लाइव रिपोर्ट होते थे। हम एक ऐसे बिंदु पर बात करेंगे जहां प्राचीन भारत का इतिहास यूनानी इतिहास से मिलता है
और जिसने हमें एक पूरी सभ्यता की समय रेखा को समझने में मदद की। सैंड्रो कॉटस का रहस्य। सैंड्रो कॉटस एक ऐसा नाम है जिसका उल्लेख यूनानी लेखकों द्वारा किया गया है। ऐसा माना जाता है कि वो एक ऐसे युवा व्यक्ति थे जो सिकंदर महान से भी मिले थे। अब सोचिए, एक यूनानी नाम जो एक भारतीय व्यक्ति को संदर्भित करता हो, ये कितना दिलचस्प है। 18वीं शताब्दी में विलियम जोन्स नाम के एक ब्रिटिश विद्वान ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने सैंड्रो कॉटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। ये एक भूतपूर्व खोज थी, क्योंकि ये मौर्य साम्राज्य की पूरी समय रेखा को समझने का आधार बन गई। इससे पहले मौर्य काल की तिथियां निश्चित नहीं थीं, लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर के समकालीन सैंड्रोकॉटस के रूप में पहचाना गया, तो भारतीय इतिहास का यह महत्वपूर्ण अध्याय एक स्पष्ट समय रेखा में फिट हो गया। सेल्यूकस निकेटर के दूत मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे। सोचिए, एक यूनानी व्यक्ति जो सीधे मौर्य साम्राज्य की राजधानी में रहा और उसने उस समय को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने अपनी टिप्पणियों का विस्तार से वर्णन करते हुए इंडिका नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। ये पुस्तक प्राचीन भारत को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोतों में से एक है। हालांकि मूल इंडिका ग्रंथ आज खो गया है, लेकिन बाद के लेखकों ने इसके कुछ हिस्सों को उद्धृत किया है। इन संदर्भों के कारण इतिहासकार मौर्य काल के बारे में महत्वपूर्ण विवरणों का पुनर्निर्माण करने में सक्षम हुए हैं, जिनमें शामिल हैं इसकी प्रशासनिक संरचना, यानी मौर्य साम्राज्य में शासन प्रशासन कैसे चलता था, अधिकारी कैसे काम करते थे, विभिन्न सामाजिक वर्ग, समाज में कौन-कौन से वर्ग थे, उनकी भूमिकाएं क्या थीं, और आर्थिक गतिविधियां, उस समय का व्यापार, कृषि और अन्य आर्थिक क्रियाएं कैसी थीं। ग्रीक और रोमन वृत्तांत। प्रारंभिक भारत में हिंद महासागर के व्यापार को समझने के लिए एक सोने की खान है। इन विदेशी स्रोतों से हमें पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का भूमध्य सागरीय दुनिया के साथ कितना गहरा व्यापारिक संबंध था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जो ग्रीक भाषा में 80-115 ईस्वी के बीच लिखी गई थी, भूगोल और प्राचीन व्यापार मार्गों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करती है। ये पुस्तक हमें लाल सागर, अफ्रीका के पूर्वी तट और भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय व्यापारिक मार्गों, बंदरगाहों और वस्तुओं का विस्तृत वर्णन देती है। टॉलेमी का ज्योग्राफी, जो लगभग 150 ईस्वी के आसपास ग्रीक भाषा में ही है, भूगोल और व्यापार के हमारे ज्ञान में और भी योगदान देता है। ये उस समय की भौगोलिक जानकारी और विभिन्न व्यापारिक केंद्रों के बारे में महत्वपूर्ण विवरण प्रदान करता है। यहां तक कि स्ट्राबो, एरियन और प्लिनी द एल्डर जैसे लेखकों की और भी शुरुआती ग्रीक और लैटिन कृतियां हमें इस आकर्षक समुद्री वाणिज्य में अंतर्दृष्टि देती हैं। इन सभी स्रोतों से हमें पता चलता है कि मसालों, कीमती पत्थरों, वस्त्रों और अन्य वस्तुओं का व्यापार कितना व्यापक था। भारत की यात्रा करने वाले कई तीर्थयात्रियों में दो चीनी बौद्ध भिक्षु सबसे खास हैं, फाहियान और ह्वेनसांग। उन्होंने भारत भर में अनेक पवित्र स्थानों और बौद्ध तीर्थ स्थलों का दौरा किया। उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म ग्रंथों को इकट्ठा करना, बौद्ध स्थलों का दर्शन करना और बौद्ध धर्म को और गहराई से समझना था। और शुक्र है कि उन्होंने अपने अनुभवों के अत्यंत मूल्यवान यात्रा वृत्तांत छोड़े। ये वृत्तांत हमें गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के भारत के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी देते हैं। उस समय के समाज,
धर्म, संस्कृति और यहाँ तक कि राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी। फाहियान की भारत यात्राएं 399 से 414 ईस्वी तक चली। उनकी यात्राएं मुख्य रूप से उत्तरी भारत तक ही सीमित थीं। उन्होंने इस दौरान कई बौद्ध स्थलों का दौरा किया और अपनी आंखें खोलकर उस समय के भारत को देखा। उनके वृत्तांत हमें गौरवशाली गुप्त काल के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों की एक जीवंत तस्वीर देते हैं। इन वृत्तांतों से हमें पता चलता है कि उस समय समाज कैसा था, लोग किस धर्म का पालन करते थे और अर्थव्यवस्था कितनी समृद्ध थी। ये सब कुछ ऐसा है मानो हम समय में पीछे जाकर उस दौर को खुद देख रहे हों। हम एक और असाधारण यात्री और विद्वान की बात करेंगे जिन्होंने भारत की यात्रा की और अपने ज्ञान से हमें अचंभित किया। हम बात कर रहे हैं अल बिरूनी की, जो एक विश्वकोश सा अरबी विद्वान थे। बाद के कालों में कई प्रतिभाशाली अरबी विद्वानों ने भी भारत की यात्रा की। इनमें से सबसे प्रसिद्ध अल बिरूनी थे, जो खीवा, आधुनिक तुर्कमेनिस्तान से आए थे। उन्होंने गहरे उद्देश्य के साथ भारत का दौरा किया। उनका लक्ष्य था यहाँ के लोगों के बारे में जानना और भारतीय ग्रंथों का उनकी मूल भाषाओं में अध्ययन करना। अल बिरूनी सिर्फ एक यात्री नहीं थे, बल्कि वे एक सच्चे शोधकर्ता थे, जो ज्ञान की प्यास बुझाने भारत आए थे। अल बिरूनी की ये महान कृति तहकीक-ए-हिंद, जिसका अर्थ है भारत पर शोध, वास्तव में विश्वकोश सी प्रकृति की है। यह सिर्फ एक इतिहास की किताब नहीं है, बल्कि ये 11वीं सदी के भारत के बारे में जानकारी का एक व्यापक संग्रह है। भारतीय लिपियां और भाषाएं, प्राचीन भारतीय भाषाओं और लेखन प्रणालियों को दर्शाया जाए। विभिन्न विज्ञान, प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा के उपकरणों या अवधारणाओं को दर्शाया जाए। भूगोल, ज्योतिष और खगोल विज्ञान, प्राचीन भारतीय नक्शे, ज्योतिषीय चार्ट या खगोलीय वेधशाला को दर्शाया जाए। दर्शन और साहित्य, प्राचीन दार्शनिकों को बहस करते हुए या संस्कृत ग्रंथों को पढ़ते हुए दिखाया जाए। मान्यताएं, रीति रिवाज और धर्म, विभिन्न भारतीय धार्मिक प्रथाओं, देवी देवताओं या अनुष्ठानों को दर्शाया जाए। त्योहार और अनुष्ठान, प्राचीन भारतीय त्योहारों के उत्सव या धार्मिक अनुष्ठानों को दर्शाया जाए। सामाजिक मानदंड और कानून, प्राचीन भारतीय समाज के नियमों, जाति व्यवस्था या कानूनी प्रक्रियाओं को दर्शाया जाए। इसमें 11वीं सदी के भारत के बारे में आश्चर्यजनक रूप से कई विषयों को शामिल किया गया है, जिनमें शामिल है भारतीय लिपियां और भाषाएं, विभिन्न विज्ञान, भूगोल, ज्योतिष और खगोल विज्ञान, दर्शन और साहित्य, मान्यताएं, रीति रिवाज और धर्म, त्योहार और अनुष्ठान और सामाजिक मानदंड और कानून। अल बिरूनी का काम 11वीं सदी के भारत को समझने के लिए वास्तव में एक अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान स्रोत है। उन्होंने भारत के समाज, विज्ञान, भूगोल, दर्शन और रीति रिवाजों पर विस्तृत जानकारी दी है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अल बिरूनी पहले विद्वान थे जिन्होंने गुप्त युग के प्रारंभिक वर्ष की सटीक पहचान की थी। ये एक असाधारण उपलब्धि थी, क्योंकि इससे पहले गुप्त साम्राज्य के आरंभिक वर्ष को लेकर अनिश्चितता थी। उन्होंने अपनी गहन गणितीय और खगोलीय समझ के साथ-साथ भारतीय स्रोतों के विस्तृत अध्ययन के माध्यम से ये ऐतिहासिक तिथि निर्धारित की। उनकी इस खोज ने गुप्त साम्राज्य के अध्ययन के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया और हमें भारतीय इतिहास की कालानुक्रमिक समझ को और पुख्ता किया। अरब और भारतीयों के बीच का संबंध केवल विद्वत्तापूर्ण नहीं था, वे हिंद महासागरीय व्यापार में भी भारी रूप से शामिल थे। सदियों से इस विशाल महासागर ने भारत को मध्य पूर्व, अफ्रीका और उससे आगे के देशों से जोड़ा। सुलेमान जैसे अरबी वृत्तांत
अक्सर भारत का उल्लेख और वर्णन करते हैं, जो इन महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। ये वृत्तांत हमें बताते हैं कि भारतीय मसाले, वस्त्र, कीमती पत्थर और अन्य वस्तुएं अरब दुनिया में कितनी मांग में थीं और इसके बदले में भारत को क्या मिलता था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप आगे क्या देखना चाहेंगे। बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। तब तक के लिए ध्यान रखें और खुश रहें।